Hello everyone, welcome to day 12 of 100 days 100 video challenge. Now in this video what we are going to study, in this video we are going to study the points of civil code of 1805. इससे पहले हमने बाकी के 4 पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया था। अब इस वीडियो में हम 5th पॉइंट से डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज द 5th पॉइंट? नेपोलियन सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जो नेपोलियन था उसने प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो भी प्रशासन होता है हमारा, जो भी देखरेख करता है पॉलिसीज की, उनकी इंप्लीमेंटेशन कैसे रहेगी, उसे एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। तो नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर को बहुत ही बेसिक, सिंप्लीफाई ऐसा बना दिया था कि जिससे कि कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और टैक्सेशन के लिए अलग डिपार्टमेंट, लेजिस्लेशन के लिए अलग डिपार्टमेंट, एंड फॉर एग्जीक्यूशन देयर वाज डिफरेंट डिपार्टमेंट, सो दैट देयर कुड बी नो कंफ्यूजन, नो प्रॉब्लम फॉर द सिटीजंस ऑफ द कंट्री। नाउ पॉइंट नंबर 2 वाज एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम। अब ये फ्यूडल सिस्टम क्या है, तो ध्यान से सुनना। जैसे कि इंडिया में जमींदारी सिस्टम मेडिवल टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस था, उसी तरीके से यूरोप में कौन सा सिस्टम बहुत फेमस था? फ्यूडल सिस्टम। तो अब ये फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? फ्यूडल सिस्टम में क्या होता है कि मोनार्क जो रहते हैं वो कुछ पावर दे देते हैं किसको? फ्यूडल लॉर्ड्स को। किसको? फ्यूडल लॉर्ड्स को। अब फ्यूडल लॉर्ड्स कौन होते हैं? फ्यूडल लॉर्ड्स वो बड़े बड़े जमींदार, वो बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते हैं जिनके पास में बहुत जमीन होती है, बहुत प्रॉपर्टी होती है, और वो क्या करते हैं, खुद उस प्रॉपर्टी पे काम नहीं करते हैं, वो किसको ये प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा दे देते हैं, किसको? स्मॉल बिजनेस, स्मॉल फार्मर्स को। स्मॉल फार्मर्स को वो ये करने के लिए दे देते हैं, और उन लैंड के ऊपर काम कराने के बदले में ये फ्यूडल लॉर्ड्स उनसे क्या चाहते हैं? ये उनसे 2 चीजें चाहते हैं। उसमें पहली चीज क्या है? लॉयल्टी, एंड सेकंड थिंग इज सर्विस। व्हाट इज लॉयल्टी? कि भैया आप लोग हमारे लिए बिल्कुल वफादार रहोगे, अगर कोई भी हमारे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहा है देश के अंदर तो आप हमें इन्फॉर्म करोगे। सेकंड थिंग सर्विस, आपको हमें सर्व करना है, हमारा सारा काम आपको करना है, चाहे वो डोमेस्टिक वर्क हो, घर का कोई काम हो, खेत का कोई काम हो। एक और चीज, जितना भी प्रोडक्शन निकलता था, ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स जो छोटे छोटे स्मॉल फार्मर्स को जो लैंड देते, उससे जितना भी प्रोडक्शन निकलता था, उस प्रोडक्शन का मेजोरिटी ऑफ पार्ट उनको किसको देना पड़ता था? फ्यूडल लॉर्ड्स को। तो ये सिस्टम था फ्यूडलिज्म का। अब एक और सिस्टम था सर्वडम। सर्वडम भी बिल्कुल फ्यूडल सिस्टम जैसा ही है, बस इसमें क्या था कि इसमें सर्व को गुलाम बना के रखा जाता था, बॉन्डेड लेबर की तरह। बॉन्डेड लेबर क्या होते हैं? बंधुआ मजदूर। बॉन्डेड लेबर की तरह रखा जाता था, बिल्कुल गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता था, ना ज्यादा कोई वेजेस दी जाती थी, और सारे के सारे उनके मालिक का काम करना पड़ता था, और वो एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता था कि बिल्कुल बंधुआ मजदूर हुआ, अपने अकॉर्डिंग आप कुछ नहीं कर सकते, और कोई भी आपको फ्रीडम या राइट्स नहीं होती है। ठीक है। मेमोरियल ड्यूज, देखो अब किसानों के पास में ज्यादा पैसा तो होता नहीं था उस टाइम पे, तो उनको फसल के लिए, अपने घर बार, डोमेस्टिक लाइवलीहुड के लिए पैसों की जरूरत पड़ती थी। तो वो किससे पैसे लेते थे? वो लेते थे ऐसे फ्यूडल लॉर्ड से, लैंड लॉर्ड से पैसे लेते थे एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और वो उसे चुकाने में असमर्थ हो जाते थे। फिर मजबूरी में उनको अपना जो भी खेत था, जमीन थी, वो उनको बेचनी पड़ती थी एट वेरी लो रेट। और अगर किसी किसी के पास तो जमीन भी नहीं होती थी, तो वो क्या करता था? वो उनके इधर एज अ सर्व, एज अ लेबर आप जैसे कह सकते हो, एज अ सर्वेंट काम करता था। तो नेपोलियन ने क्या किया? नेपोलियन ने ये सारे सिस्टम को एबॉलिश कर दिया, बंद कर दिया। ये बात आप ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन टाउन्स गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव। व्हाट इज गिल्ड रिस्ट्रिक्शन? देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कंट्री में कोई बिजनेस कर रहा हूँ, और उस बिजनेस की मैं मोनोपोली बना लेता हूँ, है ना। मोनोपोली का मतलब होता है एक अधिकार, कि भैया अगर इस देश में फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट का बिजनेस है, जैसे ब्रिटिशर्स ने मोनोपोली की थी, तो क्या था कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि पूरे इंडिया में सॉल्ट का जो मार्केट है वो केवल और केवल उनके पास में रहे। तो उन्होंने गिल्ड बना लिया, एक ग्रुप बना लिया, एक कमेटी बना ली कि हमारे अलावा, हम 8-10 लोगों के अलावा कोई और तीसरा व्यक्ति इस बिजनेस में नहीं आना चाहिए। क्यों? अगर आएगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो उनकी प्रॉफिट कम होगी। तो क्या किया नेपोलियन ने? इस गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को क्या कर दिया? हटा दिया। ध्यान रखना। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 8, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव। अगर आपको, देखो नेपोलियन एक बात समझ चुका था कि अगर उसको किसी देश को डेवलप करना है, और डेवलप करके खुद का फायदा भी करना है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा? वहां का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो भी है, रोड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवेज है, और ब्रिजेस हैं, उनको बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्ट करवाना पड़ेगा, है ना। वहां पर डेवलप करना पड़ेगा उनको, क्योंकि जब वो डेवलप होंगे तभी बिजनेस डेवलप होगा, और तब इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, बिजनेस डेवलप होगा, तभी कोई देश डेवलप होगा, और कोई देश डेवलप होगा तभी नेपोलियन और पावरफुल होगा, और उसके पास में पैसा आएगा। ठीक है। तो उसने क्या किया? उसने ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत अच्छे से इंप्रूव किया, इनमें उसने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की ना। पॉइंट नंबर 9 क्या है? स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स।
अब आपको पता होगा कि यूरोप में एक दिक्कत चल रही थी कि अलग-अलग स्टेट्स में अपने अलग-अलग वेट और मेजरिंग सिस्टम्स होते थे। जिनसे कि एक व्यापारी को, एक ट्रेडर को, एक स्मॉल बिज़नेसमैन को बहुत दिक्कत आती थी अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जाए। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे अपन यूरोप में एक कंट्री में रह रहे हैं, कंट्री ए। अब वो कंट्री ए में 3-4 सिटीज़ हैं। तो अगर आप सिटी ए में जाओगे तो वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 1 केजी जो है, 1 केजी की वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल कितनी होगी? मैं आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि 1 केजी इज़ इक्वल्स टू 1000 ग्राम। 1000 ग्राम, ठीक है? अगर आप स्टेट बी में जाओगे या फिर डिस्ट्रिक्ट बी में जाओगे तो वहां पे क्या है? फॉर एग्जांपल 1 केजी इज इक्वल्स टू 900 ग्राम। मैं यहाँ पे आपको क्या पॉइंट समझाना चाहता हूँ कि कोई भी यूनिफॉर्म वेट और मेजरिंग सिस्टम नहीं था। जैसे भारत में आप चाहे एमपी में रहो, यूपी में रहो, झारखंड में रहो, दिल्ली में रहो, कहीं पे भी रहो, 1 केजी इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। क्यों? बिकॉज वी हैव आर यूनिफॉर्म्ड वेट एंड मेजरिंग सिस्टम। वैसे ही अगर आपको ध्यान हो तो एल क्या था? एक ऐसी स्टैंडर्ड यूनिट थी कपड़े की जिसमें कपड़े को नापा जाता है। जैसे भारत में मीटर में करते हैं वैसे ही। तो आपने देखा होगा कि अगर आप हेप्सबर्ग में कपड़ा खरीद रहे हो तो एक एल में 65 पॉइंट समथिंग आ रहा है। वही आप न्यूमबर्ग में खरीद रहे हो तो एक एल में 57 के समथिंग या अप्रोक्स जितना भी है उतना आ रहा है। तो ये क्या है? ये अलग अलग वेट और मेजरिंग सिस्टम थे जिनसे कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी बिजनेसमैन को भी, ट्रेडर्स को भी और आम व्यापारियों को भी। तो इसको भी खत्म किया गया। एंड कॉमन करेंसी, जैसे वेट और मेजरिंग सिस्टम अलग अलग था ना, वैसे ही हर एक अपने जो कंट्री मान लो, आप स्टेट मान लो, उनकी खुद की एक क्या थी? करेंसी थी। आपको अगर याद हो ज़ोल्वरिन फॉर्म होता है, वो क्या करता है कि 30 करेंसी टोटल इंट्रोड्यूस की गई थी। 30 करेंसी को कट करके या एबॉलिश करके वो कितनी करेंसी इंप्लीमेंट करता है? ओनली 2 करेंसी। जैसे इंडिया में आप देखोगे कि तो एक ही करेंसी चलती है ना पूरे इंडिया की स्टेट्स में। ऐसा तो नहीं है कि एमपी की अपनी अलग करेंसी, यूपी की अलग करेंसी, नहीं। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती है। इनसे बिजनेस जो है वो हिंडर करने लगता है, रुक जाता है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, ग्रोथ रुक जाती है देश की। इसीलिए नेपोलियन ने सारे इंपॉर्टेंट फैसले लिए। आई होप आपको सारे के सारे 9 पॉइंट समझ में आए होंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना।